सर सौरभ जी ने आपसे बहुत सारे आपके मोहब्बत पे लिखे गानों को लेकर सवाल पूछा, और हम लोग भी जैसे उन्होंने बोला हर शहर में, तो हम तो वो जो मैं प्रयाग का हूँ तो वो विक्रम में चल रहे हैं, जो ऑटो होती है वो खड़खड़ खड़खड़ उसके साथ उसके गाने बज रहे हैं, तो वो सब सुनते बड़े हैं। लेकिन मेरा सवाल मोहब्बत के गाने पे नहीं है। एक ऐसा पॉप गाना है आपका जिसमें फिल्म के हीरो का कोई बहुत जिक्र नहीं होता, उसके किरदार का कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन उसके सिंगर को उस गाने ने, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्रसिद्धि दी। और आज भी जब वो सिंगर स्टेज पे होता है तो उससे कहा जाता है कि आप वो वाला गाना सुना दीजिए, नाना नाना नारे, और वो पंजाबी में लिखा आपने। ये बहुत कमाल का किस्सा था, क्योंकि बच्चन साहब की कमबैक पहली फिल्म थी मृत्युदाता, और दलेर जी का उस वक़्त बहुत शोरगुल था, माहौल में बड़ी सरगर्मी थी दलेर मेहंदी की। तो उनके दिल में भी आया कि यार एक दलेर मेहंदी का गाना करते हैं। तो इनको बुलवाया गया। आनंद मिलिंद उसके संगीतकार थे, हैं मतलब, आए, और वो सिटिंग मुझे याद है कि हम लोग बैठे हुए थे और दलेर जी आ गए उनकी पूरी टीम के साथ, और आनंद मिलिंद बैठे, बच्चन साहब थे, मैं था, बच्चन साहब के सारे लोग थे, और उस फिल्म के डायरेक्टर मेहुल कुमार। तो दलेर जी ने बोला, बच्चन साहब ने बोला कि दलेर जी बोलिए गाना क्या करें। तब आनंद मिलिंद संगीतकार थे, तो उनको लगा कि भाई अब ये गाना तो ये बनाएंगे। बोले नहीं, ये गाना तो ये बनाएंगे, मगर कुछ आपके दिमाग में, क्योंकि आप पंजाबी टुकड़े तो सब आप, क्योंकि समीर जी भी पंजाबी नहीं जानते, ये लोग भी नहीं जानते, तो कुछ आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि सर देखो मेरे पास कुछ है नहीं। तो वो मेरी तरफ मुतासिर हुए और उन्होंने बोला कि समीर जी देखिए, मेरे पास केवल एक ही वर्ड है, आप इसमें कुछ जादू करो। तो आनंद मिलिंद हारमोनियम पे बैठे, तो वो केवल ये गुनगुनाने लगे, ना 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 रे ना रे ना रे ना ना। अरे मैंने बोला अब आगे क्या, इस पे मैं क्या लिखूं, ना 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 रे ना रे ना रे ना रे, और वो भी पंजाबी में लिखना है। हाँ, और उसके आगे पंजाबी लिखना है। तो ये बड़ा खूबसूरत इंसिडेंट है। वो गा रहे थे जब ना, तभी मुझे याद आया कि एक हमारी दोस्त जर्नलिस्ट थी, तो वो जब भी हम लोगों से मिलने आती थी सिटिंग रूम में, तो एक जुमला बोलती थी कि साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। अरे मैंने बोला यार उसको यहाँ फिट कर देता हूँ, ये ऐसे ही नाना नाना गा रहा है, इसमें बीच में मैं ये देखूँ। जैसे ही मैंने वो लाइन बोली, वो तुरंत वो नाना नाना ना रे ना, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, ज़िंदगी के सारे मज़े कैसे करोगे, ना 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 ना, बस इतने से वो गाना बन गया। और वो गाना आज भी दलेर जी जब भी स्टेज पे होते हैं, 90% लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि मेरा लिखा हुआ है, उनको लगता है उन्हीं के फोक का कोई गाना है, बट इस तरह से जाके ये गाना बना। बहुत कमाल है। और भी साथी, मैं अब बहुत सारे सवालों के साथ और आऊँगा, आइए। सर नमस्कार। फिल्म इंडस्ट्री के किसी बड़े धुरंधर की किसी फिल्म के टाइटल या गाने को लेकर राय ये हो कि ये डबल मीनिंग है, और वो फिल्म और वो टाइटल आपके पास आ जाए लिखने के लिए, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कुछ होता है कि जावेद अख्तर ने इसके बारे में कहा था कि मैंने ये फिल्म और गाना इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझको ये डबल मीनिंग लगा। आपके पास जब ये गाना और फिल्म आई थी तो आप इस पर आपका क्या रिएक्शन था? नहीं, मुझे कहीं कुछ उसमें वल्गैरिटी लगी नहीं बेटा, क्योंकि मैं एकदम यंग था और ये कुछ होता है, मुझे उसमें कहीं वल्गर कुछ लगा ही नहीं। ये मुझे बाद में पता चला कि जावेद साहब का ये ख्याल था कि ये वल्गर टाइटल लगता है, कुछ होता है कोई टाइटल है। तो जब मैं लिखने बैठा तो मैं तो उस प्यार के एहसास में डूबा हुआ था कि भाई कुछ होता है, कब होता है ये कुछ अंदर कब होता है, जब आप प्यार में होते हैं। तो मुझे कहीं से उस टाइटल में कोई बुराई नहीं लगी, इसीलिए मैंने पिक्चर लिखी। और मेरा ऐसा मानना था कि अगर एक डायरेक्टर ने एक टाइटल रखा है तो वो बहुत सोच समझ के रखा होगा, उसके पीछे कुछ न कुछ तो कहानी होगी, वो ऐसे ही तो नहीं रख दिया था उसने। तो ये अब उनकी अपनी सोच रही होगी, इसलिए उन्होंने वैसा सोचा। मुझे उसमें कुछ वैसा दिखा नहीं, तो मैंने वो पूरा रोमांटिक गाना, इसीलिए उस पहला गाना ही वही लिखा मैंने, कुछ होता है। सर मेरा एक सवाल है, जब भी कोई गाना लिखा जाता है तो क्या जो गाने लिखने वाला है उनको बताया जाता है एक धुन या कोई टेम्पो दिया जाता है कि आपको इसी तरीके से इस धुन के हिसाब से गाना लिखना है, या पहले गाना लिख लिया जाता है उसके बाद धुन बताई जाती है? क्या कुछ होता है, गाना लिखा कैसे जाता है?
सबसे पहला स्टेप होता है कि एक कहानी लिखी जाती है और उस कहानी में सारे लोग साइन किए जाते हैं, हीरो हीरोइन डायरेक्टर सारे लोग। उसके बाद आता है म्यूजिक डायरेक्टर और सॉन्ग राइटर का नंबर, फिर हमको साइन किया जाता है, फिर हमको वो कहानी सुनाई जाती, डायरेक्टर वो कहानी पूरी सुनाता है और फिर उसमें वो बताता है कि इस कहानी में ये जगह है जहाँ पे गाना आएगा, वो सिचुएशन उसको बोलते हैं, वो सिचुएशन हमको बताई जाती है। उसके बाद से हमारा प्रोसेस शुरू होता है, वो आता है सिचुएशन बता के चला जाता है, फिर हम लोग उस पर, मैं और म्यूजिक डायरेक्टर जो भी होता है वो उस पर काम करना शुरू करते। तो उसमें कई बार वो कोई धुन बना देता है, कोई धुन उसके दिमाग में आती है, क्योंकि वो भी क्रिएटर आदमी, उसको कोई धुन सूझ जाती है तो बना देता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई मुखड़ा मुझे पसंद थॉट में आ गया मेरे कि नहीं यार इस पर ऐसा कुछ मुखड़ा हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम, ये मैंने पहले लिखा और नदीम को बहुत पसंद आ गया, तो वो बोले कि यार आप ये 2 लाइन मैं इस पर धुन बनाता। तो ये चीज़ें दोनों तरह से चलती हैं, कभी धुन पहले बन जाती है फिर उस पर लिखा जाता है, कई बार लिख दिया जाता है और उस पर धुन बन जाती है। शुक्रिया। जब सौरभ सर बोल रहे थे कि जो 30 से ऊपर वाले हैं वो सवाल पूछे, मेरी उम्र 25 साल है, मेरे पिता की उम्र 56 साल है। 56 साल वाले भी उतना ही आपके गाने गुनगुनाते हैं और मैं 25 की हूँ, मैं भी वैसे ही गुनगुनाती हूँ। मेरा भाई जो कि 18 है वो भी ऐसे ही गुनगुनाता है और मेरा जो नेफ्यू है वो भी आपके गानों पे थिरकता है, वो मात्र 7 महीने का है। तो ये इतने लंबे समय तक हमेशा बने रहना, कनेक्ट करना आपके लिए कितना मुश्किल होता है कि ऐसा मैं लिख दूं कि मैं हर किसी से जुड़ जाऊं? देखो एक तो बात है, ध्यान रखना कि अभी तुम्हारा भी बेटा होगा वो भी यही गाएगा। ये इसकी तो श्योरिटी दे के मैं तुम्हारे स्टूडियो से जाऊंगा कि तुम्हारा बेटा भी होगा ना, तब वो भी यही गाने गाएगा मेरे, क्योंकि मैंने अपने आप को उतना जवान रखा हुआ है। अब जो सवाल तूने किया है वो बहुत अच्छा सवाल है कि ये आपने किया कैसे। मैं तकरीबन 4 पीढ़ी के साथ काम कर चुका हूँ। पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मैंने काम किया, आर डी बर्मन के साथ काम किया, उसके बाद मेरी अपनी पीढ़ी आई, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, अन्नू मलिक, जतिन ललित, तमाम लोग आए। उसके बाद फिर एक दौर आया जब हिमेश रेशमिया, साजिद वाजिद ये लोग आए। उसके बाद एक दौर आया जब मेरे सामने, वो एक दौर जो था वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि तब तक मेरी उम्र काफ़ी हो गई थी और लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब समीर जी से ये दौर नहीं जिया जाएगा, इसमें लिखना बहुत मुश्किल है। तो मैंने 2 बच्चों को पकड़ा, मैं समझ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ है और मैं अपना खुद का सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ बेटा। मैं खुद, मेरे बच्चे जब बोलते हैं ना कि डैडी अरे क्या लिख दिया आपने, मैं उनको कभी नाराज़ नहीं होता हूँ, मैं उनसे सीखता हूँ कि इसने कहा क्यों है, कुछ तो गड़बड़ है कहीं। तो फिर उस जनरेशन के साथ मैं मिलना जुलना मैंने शुरू किया उनकी, क्योंकि मैं सीनियर हो गया था तो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होते थे, वो घबराते थे बात करने। तो पहले उनसे दोस्ती की मैंने, उनको एक कंफर्ट जोन में लेके आया, फिर उनके साथ पार्टियां की, उनके साथ बैठा कि देखूं तो सही ये चाहते क्या हैं। तब जो गाना मैंने लिखा जो मेरे ख्याल से उस साल का नेशनल एंथम बन गया था, 4 बज गए क्योंकि पार्टी अभी बाकी है, मैंने बोला अब आओ आलतू जलालतू आई बला को टालतू, टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा हो जा फुल्ली फालतू। तो कुछ नहीं होता, मुश्किल कुछ नहीं बेटा, मगर हाँ उसके लिए आपको खुद को तोड़ना पड़ता है। आप सेनाइल में अगर गए तब तो नहीं होगा। अगर ये मैं मानने लगूं कि मैंने तो इतने गाने लिख दिए, मैंने तो ये करना, ना ना ना, मैं आज भी स्टिल आई बिहेव लाइक अ स्टूडेंट्स। तुम जो बात कर रही हो उससे भी मैं कुछ सीखता हूँ। ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं मैं उससे, मैं हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट्स की तरह जीना चाहता हूँ। मैं कभी वो चेहरा अपने सर लेना नहीं चाहता हूँ कि अरे मैं तो लेजेंडरी। जब कोई मुझे बोलता है कि आप लेजेंडरी, मैं घबराता हूँ कि यार तू मुझे बूढ़ा डिक्लेयर करना चाह रहा है क्या, अभी तो बहुत कुछ लिखना है बेटा। तो आप वो बदलाव को केवल महसूस करो, उस दौर के लोगों के साथ जुड़ जाओ, देखो तुम अपने आप वो लिखने लगोगे जो वो चाहते हैं तुमसे लिखवाना।